हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जर्नल ऑर्गेनिक में से कौन सा सबसे ज्यादा जो है, कौन सा संरूपण सबसे ज्यादा स्थायी संरूपण है? क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा संरूपण सबसे ज्यादा स्थायी संरूपण है? तो याद है आपको, स्थायी संरूपण कौन सा होता है जिसमें दोनों OH जो है वो सांतरित स्थिति पर हो, एक दूसरे के पास 60 डिग्री के एंगल पर हो, 60 डिग्री के कोण पे होते हैं, तब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो आसानी से जो है स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे ऑप्शंस दिया है आपको, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां दूसरे ऑप्शन में ये आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो जाएगा किसका? हाँ, इथिलीन ग्लाइकॉल का सबसे स्टेबल फॉर्म होगा ये वाला, जिसे हम बोलते हैं सांतरित संरूपण। ये वाला है पूर्णग्रस्त, है ना, इसको हम गॉच बोल रहे थे, याद है आपको, गॉच है ये, और ये एंटी है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो तो गॉच ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी से। तो यहां क्रम अगर पूछ ले आपसे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, उसके बाद में आएगा फोर्थ, थर्ड के बाद में फोर्थ, फिर ये हो गया फुल इक्लिप्स्ड, पूर्ण रूप से ग्रसित, और ये आंशिक रूप से ग्रसित। तो आंशिक रूप से ग्रसित वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पूर्ण रूप से ग्रसित। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा, 1 2 थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्लियर? और ये क्रम पूछ लिया तो आपके पास मैंने क्रम भी लिख के दे दिया कि अगर मान लो क्रम पूछ ले कि कौन सा क्रम सही होगा, तो ये जो क्रम है वो सही क्रम होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -I प्रभाव का सही क्रम क्या होगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। फिर से बताएं, आइए फिर से बता देते हैं। ये हमने समावयवता में डिस्कस किया था कि जब कहीं, देखो ज्यादातर तो ये ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें दोनों OH ऑपोजिट होते हैं, लेकिन तब जब दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे तब, या इथाइल होंगे तब। लेकिन जब यहां पर OH या फ्लोरीन और OH, नाइट्रोजन के साथ OH अगर कोई ग्रुप आ जाए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, H बॉन्डिंग हो जाती है, और जब H बॉन्डिंग हो जाती है तो वो कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इनके अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई? ये हो गई अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इसमें, अंतः अणुक H बंध, अंतः अणुक H बंध की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फोर्थ। तो इसके बाद आएगा फोर्थ, क्योंकि दोनों एंटी है, एंटी में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद आएगा आपका सेकंड, क्योंकि OH के पीछे OH नहीं है, OH के पीछे OH होगा तो उनके बीच में मरोड़ी विकृति ज्यादा होगी, टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा लगेगा। OH के पीछे H है तो H छोटा ग्रुप होने की वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन, मरोड़ी तनाव कम लगेगा, और मरोड़ी तनाव अगर कम लगेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो थर्ड के बाद फोर्थ, उसके बाद आएगा सेकंड, और सेकंड के बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारा, यस एग्जैक्टली सबसे लास्ट में आएगा कौन? फर्स्ट। चलिए बताइए -I का सही क्रम क्या होगा? ये सभी स्टार्ट ही हुई है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। -I मैंने पूरा आपको सीरीज लिखवाया था, याद हो तो। सबसे ज्यादा इन सब में तीन चीजें हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा जो -I होता है वो होता है Nr3+ का, याद है आपको, Nr3+ का। उसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर उसके बाद में OH, फिर उसके बाद में OR, OR के बाद में OH, OR के बाद में OH। इसका मतलब फ्लोरीन ज्यादा होगा किससे? OH OR से, और सबसे लास्ट में आएगा OR। ये आपका क्रम होता है प्रेरणिक प्रभाव का क्रम, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो आपका हो जाएगा थर्ड,
Nr3+ का ज्यादा होता है फ्लोरीन से और फ्लोरीन का ज्यादा होता है OR से। सीरीज याद होनी चाहिए, ऐसा सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा, जरूर ध्यान रखना। सीरीज पे बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा सीरीज का, तो ऐसा कोई सवाल जो है वो आपको बना के दिया जा सकता है। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्थिरता का सही क्रम यानी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको दिया हुआ है 1-ब्यूटीन, ट्रांस-2-ब्यूटीन और सिस-2-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन यानी N-ब्यूटीन, दूसरा है ट्रांस, मैं बना के बताता हूं आपको। एक दिया हुआ है 1-ब्यूटीन डबल बॉन्ड कॉर्नर पे, एक बार दिया हुआ है भैया क्या, ट्रांस-2-ब्यूटीन, और एक बार दिया हुआ है सिस-2-ब्यूटीन। ये आ गई सिस, ये आ गई 1, ये आ गई ट्रांस और ये आ गई सिस। तो हम कैसे देखते हैं एल्कीन का स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम हाइपर कंजुगेशन फॉलो करते हैं। जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो पहली वाली में डबल बॉन्ड के पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 2 बार हाइपर कंजुगेशन कर सकता है ये। दूसरे वाले में डबल बॉन्ड के पास 3 इधर और 3 इधर, 6 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। तीसरे में भी डबल बॉन्ड पे 3 और 3, 6 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इन 2 में हो रहा है। अब याद है आपको, जब हाइपर कंजुगेशन भी समान हो जाए तो सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल होती है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब क्रम क्या बनेगा, क्रम बनेगा ट्रांस ज्यादा होगी किससे, सिस से, और सिस ज्यादा होगी किससे, 1-ब्यूटीन से। सिस ज्यादा होगी 1-ब्यूटीन से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ट्रांस-2-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन, और उसके बाद में आएगा 1-ब्यूटीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक्ड बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। स्टेबिलिटी जो होती है वो हाइपर कंजुगेशन से देखी जाती है। एल्कीन का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, मुक्त मूलक का स्थायित्व, ये सभी हम किस चीज से देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। 2-ब्यूटीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है जिसका कारण है। 2-ब्यूटीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है जिसका कारण है। याद है आपको, ज्यामितीय समावयवता हमेशा प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होती है। जैसे कि ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे मान लो ग्रुप लगे हैं A और B। तो डबल बॉन्ड के सापेक्ष जो घूर्णन होता है ना, वो मुक्त घूर्णन नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। यहां जब आप इसको घुमाओगे ना बॉन्ड को, तो ये पूरा नहीं घूमेगा, आधा अधूरा घूमता है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर पूरा घुमाना है तो पहले आपको हीट करके डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर आप वापस घुमा के ठंडा करोगे, डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा, है ना। तो इसको रोटेट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, प्रतिबंधित, द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, तभी ज्यामितीय समावयवता होती है। और अगर मुक्त घूर्णन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष, एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो रहा है, तो उससे जो समावयवता उत्पन्न होती है वो होती है संरूपण समावयवता, यानी कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अभी आइसोमेरिज्म कौन सी होगी, ये जो है डबल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से उत्पन्न समावयवता। समझ में आ गई बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज। इथेन के स्टैगर्ड रूप में डाइहेड्रल एंगल कितना होता है। इथेन के स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी होती है, सांतरित संरूपण। इथेन का सांतरित जो संरूपण होता है, ये होता है इथेन का सांतरित संरूपण, जिसमें बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं।
है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन व्यवस्थित होते हैं, इथेन। और ये जो संरूपण बनाया अपन ने, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। ये इथेन का स्टेगर्ड संरूपण है, बराबर। और इस स्टेगर्ड संरूपण में डाइहेड्रल एंगल आप देख लीजिए। डाइहेड्रल एंगल होता है आगे वाले और पीछे वाले कार्बन की संयोजकताओं के बीच का कोण। ये आगे वाले और पीछे वाले कार्बन की संयोजकताओं के बीच में कोण, जो कि कितना है, 60 है, और इसी को हम बोलते हैं DHA, डाइहेड्रल एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। 60 का होता है डाइहेड्रल एंगल, ये 60 का होता है जब सांतरित बनाते हैं, और जब ग्रस्त बनाते हैं तो डाइहेड्रल एंगल 0 का होता है। ग्रस्त संरूपण में डाइहेड्रल एंगल 0 का होता है, और सांतरित संरूपण में डाइहेड्रल एंगल 60 का होता है। स्टेगर्ड में 60 और एक्लिप्स में 0 डिग्री का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एंटी एनेंशियोमर्स है, ये ना एनेंशियोमर्स लिखा है, इनेंशियोमर्स का, इनेंशियोमर्स का मतलब होता है प्रतिबिंब रूपी। इनमें से कौन सा समुच्चय जो है वो प्रतिबिंब रूपियों का है? इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स जो आपको बताया गया था, इनेंशियोमर्स होते हैं वो जिनमें जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। आप देखो कौन सी स्ट्रक्चर इसमें आपको ऐसी दिख रही है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब दिख रहे हो? फर्स्ट वाला देखो, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब बीच में ऐसे लगा के देख लो, मिरर। बोलो भैया, OH के सामने OH, H के सामने H, CH3 और CH3 आपस में सामने, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब है। अब इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करके देखो, इसको उठा के इसके ऊपर लगाओ तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। OH के ऊपर H आएगा और H के ऊपर OH आएगा। लेकिन आप इसको घुमा सकते हो, घुमा सकते हो मतलब इसको अगर मैं 180 पे घुमाऊंगा, 180 पे, तो वापस यही चीज बन जाएगी। ये वाला OH इधर आ जाएगा, ये OH इधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री घुमाने पर वापस सेम ही चीज आपको मिलेगी। मतलब अभी भी 180 घुमाने के बाद भी ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही है, प्रतिबिंब रूपियों का है। बाकियों में क्या गड़बड़ है एक बार चेक कर लेते हैं। आइए देखिए, यहां मैंने इसके बीच में मिरर लगाया तो ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन पा रहे हैं। H के सामने OH आ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब जब नहीं होते तो वो विवरिम समावयवी होते हैं, वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, है ना। तो ये विवरिम समावयवी है। यहां पर भी हमने मिरर लगा के देखा तो हमें यही दिखा, OH H H H, गलत। यहां पर भी दर्पण लगा के देखा हमने, तब भी हमको HOH और OH मिल रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये इनेंशियोमर्स का पेयर है। एक बार आप नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा। चलिए अगला सवाल बोर्ड पे लगा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर इज 7। 7th क्वेश्चन है, आई थिंक ये 7वां ही है, 6 हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन बोल रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट? इनमें से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम होगा? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक अल्कोहल है, एक वाटर है और एक इथाइन है। सो विच वन इज करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो भैया, नोट्स अच्छे से कवर किए हैं अगर आपने, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ खास नहीं है, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ए ऑप्शन बता रहे हो आप लोग, देखो वापस देखो, है ना। क्या क्रम होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे उसके बाद में कौन आता है भाई? वाटर आता है ना उसके बाद में। तो पानी ज्यादा अम्लीय होता है किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय कौन होता है? वाटर, लिखाया गया है। और उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में आएगा अल्कोहल। ये थोड़ा कम होता है पानी से, ठीक।
और उसके बाद में एल्काइन आती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये और भी कम होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और भी कम अम्लीय होती है। क्लियर, बात समझ में आई? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर, वाटर के बाद आएगा अल्कोहल, अल्कोहल में सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ज्यादा अम्लीय होता है पानी से, CH3OH जो होता है ना मिथाइल अल्कोहल, वो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल पानी से कम एसिडिक होते हैं। तो यहाँ कहीं मिथाइल स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो ROH में फिर हम बाकी वाले ROH को ही यूज करेंगे, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और वो सब कम अम्लीय होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, पानी की तुलना में। चलिए अगला सवाल देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। वह यौगिक जो मध्यावयवता दर्शाता है वह यौगिक जो मध्यावयवता, मेटामेरिज्म शो करेगा, मध्यावयवता दर्शाएगा, वो कौन सा यौगिक होगा? बताइए भैया, मध्यावयवता दर्शाएगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। एक बार और समझा दिया जाए, ये याद रखने वाली बात है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए अम्लीय होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है अनुनाद, इनमें होता है भैया रेजोनेंस, तुल्य अनुनाद, इस वजह से ये फिनॉल से भी ज्यादा अम्लीय होते हैं, है ना। और उसके बाद में अल्कोहल और पानी में, अल्कोहल के अंदर यहां लगता है प्लस आई इफेक्ट, जिससे ऑक्सीजन का माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि पानी में ऑक्सीजन पर जितना नेगेटिव है उतना ही रह पाएगा। माइनस चार्ज जितना कम होता है अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है, जितना कम माइनस चार्ज होगा अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, और उस पर पहले मैं ऐड लगा देता हूं, 7 हो गया। यह है 8वां नंबर का सवाल। वह यौगिक जो मध्यावयवता दर्शाता है, वह यौगिक जो मेटामेरिज्म या मध्यावयवता दर्शाता है, पहला है C3H6O, दूसरा है C4H10O, तीसरा है C5H12 और चौथा है C3H8O। तो देखो मध्यावयवता दर्शाते हैं ईथर या कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है। अब जो फॉर्मूला बना हुआ है ना C3H6, यानी कि फॉर्मूला बना है CnH2NO, ये फॉर्मूला या तो क्या होता है एल्डिहाइड का होता है, या फिर ये फॉर्मूला कीटोन का होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड का या कीटोन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ईथर में होता है CnH2n+2, ईथर तो एल्केन होता है एक तरह का, CnH2n+2O, है ना, ये होता है ईथर का फॉर्मूला। तो ये सब अभी आपको जो दे रखे हैं इसमें ये तो एल्केन है तो ये हो नहीं सकता C5H12। कीटोन में होता है पहला वाला C3H6, कौन सा है? पहला वाला आपका सबसे सरलतम कीटोन है, कौन सा? एसीटोन। अब इसमें CO की पोजीशन आप इधर उधर नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। दूसरा C4H10, अब देखो C4H10 ईथर है, तो CH3, CH2O, CH2 और CH3, C4H10, CnH2n+2, CnH2n+2O, ये होता है ईथर या अल्कोहल। ये होगा अल्कोहल का फॉर्मूला या ये होगा ईथर का फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अल्कोहल और ईथर। करेक्ट। अब आप बताइए कौन सा होगा? CnH2NO, तो ये ईथर हो गया। अब ये वाला ईथर चलावयवता कौन सी है? मध्यावयवता दर्शा सकता है, ये मध्यावयवता दर्शा सकता है, O इधर आ जाएगा तो इसका एक मध्यावयवी बन जाएगा CH3O, CH2, CH3, ये CH2, CH2, CH3, है ना। एक ऑक्सीजन इधर खिसक गया, यहाँ पे देखो इधर आ गया बीच में, यहां से कहा गया यहाँ, तो ये मध्यावयवी बन गया इसका। इसका नाम हो गया डाइथाइल ईथर और इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये होते हैं आपस में मध्यावयवी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सेकंड। थर्ड तो हो ही नहीं सकता। और देखो फोर्थ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी ईथर है, C3H8 है,
तो CH2O और CH3। अब आप O की पोजीशन को चेंज करोगे इधर उधर तो भी वापस यही चीज बनेगी, दूसरा कोई नया कंपाउंड इससे नहीं बनने वाला, नया ईथर नहीं बनने वाला। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है C4H10O ये आपको बना के देगा क्या, मध्यावयवी बना के देगा, या मध्यावयवता हम कह सकते हैं इसमें होगी। शो द मेटामेरिज्म। बोलो भैया बात समझ में आई आपको, ये क्लियर हुआ पॉइंट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। दिए गए यौगिक में C1 और C2 कार्बन द्वारा कौन सा संकरण प्रदर्शित किया जाता है? एक ये है C1 और एक ये है C2। C1 और C2 कार्बन द्वारा कौन सा संकरण प्रदर्शित किया जाता है, बोलिए। और इसका आप IUPAC नाम लिखने का भी ट्राई करना, IUPAC नाम क्या होगा। रूल्स में सब बता रखे हैं, IUPAC नेमिंग के रूल्स के अंदर हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइएगा इसमें सबसे पहले तो इस कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर लेता हूं। ये है CHO, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड CH। संकरण बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहली बात, इस पे आप देखिए 4 संयोजकता साफ साफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब 4 संयोजकता हो गई तो क्या हो गया, sp3। और वन वाले पे 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड ही है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब संकरण हो गया sp2। तो फर्स्ट वाले पे sp3 और सेकंड वाले पे हो जाएगा, फर्स्ट वाले पे sp2 और सेकंड वाले पे हो जाएगा sp3। अब आप बनाइए इसका IUPAC नाम जल्दी से देखकर, इस कंपाउंड का सही IUPAC नाम क्या होगा, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ये तो समझ में आ गया भैया, पहले पे sp2 है यहां पर और दूसरे वाले पे sp3 है यहां पर, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है sp2 एंड sp3, sp2 एंड sp3। अब इसका नाम बनाते हैं, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, नाम बनाएंगे। एस्टर है ये एल्डिहाइड है, एस्टर और एल्डिहाइड में ऊपर कौन होता है, एस्टर। एस्टर का नाम लिखते वक्त सबसे पहले आगे क्या लिखा जाता है, जो O के बाद में होता है, और सबसे पहले सबसे आगे आ जाएगा जो O के बाद है मिथाइल, आ गया मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। क्या बताया था, अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए कॉर्नर पे तो उसका कार्बन काउंट होता है, तब उसको कीटो बोलते हैं, और जब उसका कार्बन काउंट नहीं होता है कहीं बीच में तब उसे फॉर्मिल बोलते हैं, फॉर्मिल। तो इसका कार्बन काउंट होगा तो ये कीटो बन गया, नाम हो गया इसका 5 कीटो, कीटो कह दो, ऑक्सो कह दो, ऑक्सो बोलते हैं ना, ऑक्सो या कीटो भी बोलते हैं, काफी बुक्स में कीटो भी लिखा है, 5 ऑक्सो। ठीक है, CHO कॉर्नर पे आ रहा है तो नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो। ऑक्सो के बाद 5 कार्बन है, पेंट 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 के बाद 3 इन, पेंट 3 इन 1 O8। एस्टर के लिए नाम के पीछे क्या लिखा जाता है, O8 लिखा जाता है। ठीक है, नाम के पीछे O8 लिखा जाता है। संकरण का मतलब होता है सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर की संख्या। यहाँ कितने सिग्मा बंध आपको दिख रहे हैं बताओ, कितने सिग्मा बंध, 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, ये तो पाई बंध है। तो जब 3 सिग्मा बंध होते हैं तो संकरण sp2 हो जाएगा। और इस वाले पे देखो 1 सिग्मा बंध ये है, 1 सिग्मा बंध ये है और 2 सिग्मा बंध हाइड्रोजन के हैं, तो 4 सिग्मा बंध आ गए और 4 सिग्मा बंध से sp3 बनता है। तो एक पे हो गया sp2 और 2 पे हो गया sp3। और ये इसका IUPAC नाम, एस्टर पहले आएगा, सबसे पहले मिथाइल, फिर 5 पोजीशन पे क्या है CHO। जब CHO का कार्बन काउंट कर लेते हैं हम तब उसको बोला जाता है ऑक्सो, तो नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो पेंट 3 इन 1 O8, 3 इन 1 O8। तो इसका आंसर तो यही था, बट मैंने साथ में आपको IUPAC नाम भी बता दिया। एस्टर का IUPAC नाम इंपॉर्टेंट होता है भैया, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एसर्शन और रीजन पर आधारित है। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, इसमें हिंदी इन्होंने नहीं टाइप किया, कोई नहीं, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कह रहा है कि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। येट इट एग्जिबिट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। परंतु फिर भी ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। जो बेंजीन पे होती है ना, उसमें ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, साथ में होता है माइनस आई। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है लेकिन ऑर्थो पैरा है, ये बात एकदम सही है ना, एकदम सही है कि ऑर्थो पैरा होने के साथ विसक्रियणकारी होता है, डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबिलाइज the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution reaction. However, due to the more pronounced resonance effect, the halogen stabilize the carbocation at ortho and para position. एकदम सही एक्सप्लेनेशन है इसका। कह रहा है कि भैया आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन जो है वो डिस्टेबिलाइज करता है कार्बोकेटायन को, बनने वाले कार्बोकेटायन को अस्थायी बनाता है, माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से, अनुनाद होने की वजह से ये उसे और वापस क्या करता है, स्टेबल बना देता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो बोथ स्टेटमेंट एंड assertion and reason are correct and assertion is correct explanation of reason। दोनों ही सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबिलाइज द कार्बोकेटायन फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाउएवर ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है, इस वजह से हेलोजन स्टेबिलाइज द कार्बोकेटायन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बात समझ में आई? तो इस कारण की वजह से जो है ये बोथ assertion and reason are true and the assertion is correct explanation of reason। इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्लियर? चलिए अगला सवाल उठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। पिरिडिन में सिग्मा और पाई बंधों और इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्मों की संख्या क्या होगी? पिरिडिन में सिग्मा कितने होंगे, पाई कितने होंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर का नंबर कितना होगा? एक बार आप ट्राई करें। पिरिडिन आपको सबको पता है क्या होता है, पिरिडिन का स्ट्रक्चर आपको सबको पता है क्या होता है, सिग्मा पाई और लोन पेयर आपको बताने हैं। ये होता है पिरिडिन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लोन पेयर। बताए भैया कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे? पिरिडिन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, काउंट कर लोगे आप लोग? बताओ क्या आएगा आंसर 11वें का। सिग्मा बंद काउंट करते हैं। देखो यहाँ एक एच होगा, यहाँ एक एच होगा, यहाँ एक एच होगा, यहाँ भी एक एच होगा और यहाँ भी एक एच होगा, है ना। तो 5 सिग्मा बंद तो बाहर के हो गए और 6 सिग्मा बंद अंदर के हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो रिंग के हो गए और 6 हाइड्रोजन के हो गए। इसका मतलब 6 और 5 11 क्या हो गए, सिग्मा बंद हो गए। सिग्मा बंद की संख्या कितनी होगी, 11 सिग्मा बंद होंगे। दूसरा पाई बॉन्ड 1 2 और 3 आपको दिख ही रहे हैं, तो पाई बॉन्ड का नंबर 3 होगा। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो एलपी की जो संख्या है, लोन पेयर की संख्या वो 1 होगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया 11 3 और 1। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन किया भैया सबने? हाँ वेरी गुड। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे पिरिडिन में। पिरिडिन लिखा है ना, हाँ पाइरिडिन, ठीक है। और लोन पेयर 1 हो जाएगा जो नाइट्रोजन के ऊपर है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ। इस तरह के सिग्मा पाई से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको ध्यान क्या रखना होता है उसमें, आपको ध्यान रखना होता है भैया कि स्ट्रक्चर क्या है उसकी, और वो धीरे धीरे इतनी केमिस्ट्री हमने पढ़ रखी है और आगे इतनी पढ़ रहे हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर्स बार बार
याद ना, याद हो ही जाती है, बार बार बनाते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं तो याद ही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड। किसी कार्बनिक यौगिक में जब प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव विपरीत दिशाओं में काम करते हो तो प्रेरणिक प्रभाव प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एसर्शन रीजन दिया है, ऑर्थोजाइलिन में अति संयुग्मन देखा जाता है। ऑर्थोजाइलिन में अति संयुग्मन देखा जाता है। इसमें आपको बताना है भैया क्या चीज सही है और क्या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए। क्या जब कभी कंपाउंड में प्रेरणिक प्रभाव भी होता हो और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी होता हो तो प्रेरणिक प्रभाव को ज्यादा प्राथमिकता देंगे या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, है ना? तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में इंडक्ट जो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जब खत्म होता है तो उसकी लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ये पूरी लाइन वही है कि जब किसी यौगिक में प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दोनों ही विपरीत होते हैं तो प्रेरणिक प्रभाव प्रभावी होता है, गलत है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रभावी होता है। कौन प्रभावी होता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है CH, ये है डबल बॉन्ड और ये है CH2 और इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्या शो कर रहा है? -I। लेकिन ये लोन पेयर इसके साथ में संयुग्मन कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। एरो साइन जब भी आ जाता है ना, एरो किस तरफ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये दोनों ही चीजें हैं। ये -I से खींच रहा है तो ये पाई बॉन्ड इधर जाना चाहिए, जबकि ये लोन पेयर दे रहा है, पाई बॉन्ड आगे जा रहा है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो हो रहा है वो हमेशा ज्यादा प्राथमिकता देगा किससे? आई प्रभाव से। प्रायोरिटी का यही रूल होता है भैया। प्रायोरिटी का रूल क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव अगर दोनों एक साथ हो रहे हो तो हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखते। समझ में आई? तो इसका मतलब ये गलत हो गया, प्रेरणिक प्रभाव की जगह इलेक्ट्रोमेरिक होना चाहिए था। दूसरा, ऑर्थोजाइलिन में अति संयुग्मन देखा जाता है। देखते हैं ऑर्थोजाइलिन। जाइलिन का मतलब होता है ये दो CH3 पास पास लगे हैं तो ऑर्थो, एक छोड़ के लगे तो मेटाजाइलिन, और आमने सामने लगे तो पैराजाइलिन। ये होता है ऑर्थोजाइलिन, ये होता है हमारा ऑर्थोजाइलिन। सही बात है, CH3 के साथ ये डबल बॉन्ड और CH3 कैसे है? अल्फा हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अति संयुग्मन होगा। हाँ, कोई भी हो, भले Cl हो, कोई Br हो, अगर कहीं पर भी ये दोनों प्रभाव एक साथ हो रहे हैं, जैसे आप Cl हटा दीजिए, आप OH ले लीजिए, चलिए ये OH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी वही है, O-I इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ये वापस रेजोनेंस भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, इंडक्टिव को नहीं देते। तो भैया पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक में ये तो सही हो गया, प्रेरणिक प्रभाव प्रभावी होता है, गलत हो गया। क्या होता है? ज्यादा प्रभावी होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। दूसरा, ऑर्थोजाइलिन में अति संयुग्मन देखा जाता है। यस, ऑर्थोजाइलिन में तो क्या कहेंगे? स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स व्हाइल स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा जो कथन है वो इसका सही स्टेटमेंट है, सही कथन है सेकंड वाला। बोलो भैया, बात समझ में आई? फर्स्ट इज रॉन्ग व्हाइल सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए और आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर कार्बोनायन कौन सा है? विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन होगा? बताइए भैया। Which carbocation is most stable carbocation? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? कैसे देखते हैं कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम?
हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं पहले, फिर रेजोनेंस पहले देखते हैं, और पहले रेजोनेंस से पहले और सीपीएम आ जाता है, एरोमेटिक सीपीएम, पूरा आपको एक ऑर्डर लिखवा रखा है फुल डिटेल में कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा होता है और कौन सा कम होता है। तो आइए इनमें देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन बना के। यहाँ प्लस है, इसका मतलब 3 और 2, इसमें 5 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देखो गलती मत करो, गलती नहीं करनी है। मैंने उस दिन भी बताया था कि कार्बोकेटाइन अगर बना के पूछ रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, तो आप उसका रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है आपको। रीअरेंजमेंट तभी करवाना है जब रिएक्शन हो रही हो और कोई कार्बोकेटाइन बन रहा हो और वो स्टेबलाइज हो रहा हो, तो रीअरेंजमेंट होता है। अब ये सीधा बना के दिया है तो हमें अपने मन से ऐसा नहीं है कि 5 मेंबर के रहेंगे 6 मेंबर में बदल जाएगी और स्टेबल, वो 6 मेंबर वाला स्टेबल होगा, ये थोड़ी होगा। जैसे बने हुए स्ट्रक्चर है वैसे ही देखो और वैसे ही बताओ, और जब कोई प्रोडक्ट बनाना हो उससे और पूछे कि कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, यहां प्लस है, यहां एक हाइड्रोजन है अल्फा, तो इसमें एक बार ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा। अच्छा इसको देखिए, इसमें ऊपर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, यहां 2 H लगे हैं, यहां पर भी 2 H लगे हैं, करेक्ट, ऊपर 3 लगे हैं, मतलब 3 2 5 और 2 7 बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो, 7 टाइम HC 7 बार होगा। और इस वाले में देखें आप, प्लस चार्ज यहां है, यहां एक H है और यहां 2 H और लगे हैं, इसका मतलब इसमें 3 बार ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें हो रहा है, थर्ड में हो रहा है। तो थर्ड सबसे ज्यादा, अगर क्रम पूछ ले तो हम कहेंगे थर्ड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद आएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद में आएगा सेकंड, फोर्थ के बाद में आएगा सेकंड। ये समझ आएगा। हाँ, उसको देखकर रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं करवाना है, फिर तो ये सभी बदल जाएंगे, फिर तो सभी में चेंजेस आने लग जाएंगे, ये भी बदल जाएगा, 3 डिग्री में चला जाएगा, ये 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री में ही रहेगा, 3 डिग्री में जा नहीं सकता है ना आगे, तो ये चेंज हो जाएगा, ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा। वैसे नहीं करना, वैसे तो उत्पाद पूछे ना कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो रीअरेंजमेंट हमको देखना है, अदरवाइज नहीं देखना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेजाने टेस्ट है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां आ जाइए, कितने क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। कह रहा है अणुसूत्र C4H8 वाला कोई एक चक्रीय ईथर कितने होंगे, संभावित ईथर कितने होंगे, संरचनात्मक और त्रिविम दोनों मिलाकर कुल संख्या क्या होगी साइक्लिक ईथर की, चक्रीय समावयवी वाले ईथर। साइक्लिक ईथर बनाने आपको टोटल कितने साइक्लिक ईथर बनेंगे, C4H8O, C4H8O मतलब ये है C4H8O, ये होता है C3 हो गया, C4 का मतलब ये हो गया। इसके टोटल कितने आइसोमर्स और बन सकते हैं, तो 5 वाला तो एक ही बनेगा, अरे भैया 5 कार्बन वाला तो एक ही बनेगा। अब अपन आ जाते हैं 4 वाले पे, 4 वाले में यानी कि ये 4 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ये 4 में रिंग और एक आ गया मिथाइल ग्रुप, या फिर मिथाइल सामने की साइड में हो सकता है, यहाँ पर बताया था है ना, क्वेश्चन नहीं मैंने बताया था, शायद क्लास में ही बता दिया था। और अब आ जाओ 3 पे, 3 पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है, एक पर ही दोनों मैथिल हो सकते हैं, या एक पर ही दोनों मैथिल हो सकते हैं, या पास पास में मैथिल हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकता है एक पे एथिल ग्रुप हो जाए सीधा ही, ये यहाँ पे क्या आ गया एथिल ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप। तो एक हमारे पास ये बन सकता है जिसमें इथाइल ग्रुप आ जाएगा, इथाइल ग्रुप, और 2 कार्बन वाला तो कोई बन नहीं सकता, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 बन गए ईथर, साइक्लिक ईथर। कोई ट्रिक नहीं होती है, इसको आपको बना के देखना पड़ता है। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा जितने दिए हुए उन कार्बन से स्टार्ट करो, फिर एक एक करके कम करते जाओ और बाकी कार्बन को मिथाइल इथाइल बनाते जाओ, यही तरीका है इसका, कोई और दूसरा तरीका नहीं है।
6 बने, अरे अभी तो 6 बने हैं, अभी वो पूरा बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, संरचनात्मक 6 बने हैं, आगे कह रहा है त्रिविम समावयवी समेत साथ में आपको स्टीरियो आइसोमर भी देखने हैं, तो काउंट करो। इसमें कोई स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं होगी, ये अकेला रहेगा। इसमें देखो यहां मिथाइल आते ही ये कायरल सेंटर बन गया आपका, ठीक है, इसमें तो ये सिंगल रहेगा अकेला। इसमें देखो ये कायरल सेंटर आ गया, इधर O है, इधर कार्बन है, ऊपर CH3 वाला कार्बन है, अलग है। इसका मतलब इसमें किरिल कार्बन आ गया, तो इसके 2 बनेंगे, एक D बनेगा तो एक L बनेगा। अगला वाला देखो, इसमें किरिल नहीं है, क्योंकि इधर CH2 इधर CH2 OO सेम है, मतलब ये अकेला रहेगा। इसको देखो 2 मिथाइल आ गए, तो ये किरिल नहीं है, ये भी अकेला रहेगा। इसको देखो, ये वाला कार्बन मिथाइल और ऑक्सीजन किरेल है, ये वाला भी मिथाइल और ऑक्सीजन किरेल है, ये भी किरेल है, ये भी किरेल है, 2 किरेल है। कितने हैं? 2 किरेल है, लेकिन ये सम्मित है, बीच में से बराबर कट रहा है, देखो 2 भागों में। यहां से अगर इसको कट किया जाए ऑक्सीजन साइड से, तो दोनों बराबर भागों में। तो आपको बताया गया था जब इस तरह का केस आ जाए, है ना, तो समावयवी जो है अपन कैसे निकालते हैं, 2 किरेल कार्बन में 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n-2/2। सम संख्या में होते हैं ना, तो n-2/2, तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2-2/2, ये आ जाएगा कितना 2, और प्लस ये आ जाएगा 0, 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो इसके टोटल कितने बन जाएंगे 3, इसके टोटल कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे इसके। और आखिरी वाले में ये कायरल सेंटर है, इसके 2 बनेंगे, एक D बनेगा तो एक L बनेगा, करेक्ट। अब आप काउंट करें टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, और 7 और 3 10। इसका मतलब इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, साइक्लिक ईथर 10 चक्रीय समावयवी बनेंगे, है ना। आराम से देखा जा सकता है संरचनात्मक वाले इजीली, और स्टीरियो देखने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसमें कायरल सेंटर है और किसमें नहीं है। तो ये सम्मित था और 2 कायरल सेंटर है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। असम्मित में हो जाता, सॉरी ऑड नंबर में, है ना, ऑड नंबर होता अगर कायरल सेंटर का, तो हो जाता 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2 इन केस ऑफ ऑड नंबर। और इससे हमारे पास 3 आइसोमर इसके आ गए, बाकी किसी में आइसोमरिज्म है नहीं, ऑप्टिकली कोई है नहीं ऐसा, है ना, स्टीरियो कोई है नहीं। तो टोटल हमारे पास जो आइसोमर्स आएंगे वो आएंगे 10 इसके समावयवी बनेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए यौगिक फर्स्ट सेकंड थर्ड में चिन्हित CH बंध की बंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा बंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा CH बॉन्ड का, CH बंध की बंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो देखो हमें पता है ना, माइनस चार्ज, जैसे ये निकलेगा यहां से H प्लस, तो यहां माइनस आएगा, यहां से भी ये निकलेगा H प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहां से निकलेगा H प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, करेक्ट। कहां पर स्टेबल होता है ट्रिपल माइनस चार्ज, कहां पे स्टेबल होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल होता है, माइनस चार्ज ट्रिपल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा होगा सबसे, जो है ना स्टेबल ज्यादा है ये, तो ये H सबसे जल्दी निकल जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि H जल्दी निकलेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो इसकी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बंध ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद में डबल बॉन्ड पे स्टेबल होता है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, टूटेगा नहीं ना भाई, माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये टूटेगा नहीं, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, थर्ड के बाद में आएगा फर्स्ट, है नहीं इस ऑप्शन में कहीं, यहाँ पे कहीं दिया हुआ ही नहीं है, थर्ड फर्स्ट और थर्ड है, उसके बाद में फर्स्ट है, और उसके बाद में सेकंड है, तो थर्ड फर्स्ट और सेकंड, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ये इसका ऑप्शन होगा भैया, ठीक है।
ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे ज्यादा होगा कौन? बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी थर्ड की, थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आएगा सेकेंड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। अरे हमने पढ़ा है ना इन चीजों को कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये जल्दी टूटेगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल बन रही है चीज। और यहाँ पे ये जाने के बाद देखो ये एंटी एरोमेटिक भी बन रहा है, माइनस चार्ज और एंटी एरोमेटिक, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने नहीं देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक चीजें लेस स्टेबल होती है। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। बोलो भैया, बात समझ में आई आपको? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस समावयवियों के रूप में विद्यमान हो सकता है? मतलब कौन सा ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? इनमें से किसमें जीआई होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? कौन सा जीआई शो करेगा, किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? बताइए भैया। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, चलो बनाते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन और 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दूसरा है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, मिथाइल लगा हुआ है, और ये साइक्लोहेक्सेन है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये, करेक्ट। अच्छा इसका अगला बताइए भैया। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला देखिए क्या है? पेंट 1 इन। पेंट 1 इन वाला तो कभी होता ही नहीं है जीआई, बहुत ही रेयरली मिलेगा आपको 1 इन पे। कोई दूसरा ग्रुप होगा तो होगा, एल्कीन वाला 1 वाले पे नहीं होता है भैया, कभी भी नहीं होगा। और 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, चलिए हेक्स 2 इन बना लो। CH3 CH2 CH2 C, हेक्स 2 इन ना, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और यहां पर भी एक मिथाइल है, 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। अब बताओ भैया क्या होगा, बोलो। ये तो नहीं देगा, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता 1 में, यहां पर भी एक ही कार्बन पे है, नहीं। ये हो जाएगा, ये एक तरफ या ऑपोजिट साइड में, यानी कि ये जीआई शो करेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ये ज्यामितीय समावयवी बनाएगा। कौन सा? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में जीआई होती है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, करेक्ट। धनावेशित कार्बन परमाणु से जुड़ा मैथिल समूह कार्बोकेटाइन को किसके कारण स्थायी बनाता है? मतलब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, कार्बोधनाइन पर अगर कोई मैथिल जुड़ा हो तो वो उसको कैसे स्थायी बनाता है? सीधी सी बात है, अति संयुग्मन के द्वारा स्थायी बनाता है। प्लस आई भी होता तो हम पहले अति संयुग्मन को चूज करते। अति संयुग्मन की वजह से कार्बोकेटाइन और मुक्त मूलकों का स्थायित्व होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, हाइपर कंजुगेशन, क्वेश्चन नंबर 17, हाइपर कंजुगेशन, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। उस स्पीसीज की पहचान कीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है के रूप में कार्य नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो भैया हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, AlCl3 BCl3 होता है, NH4 प्लस मैंने आपको लिखवाया भी था, H3O प्लस और NH4 प्लस का अष्टक पूरा है, और अष्टक पूरा होता है तो वो हाइपर, जो अष्टक पूरा होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं जिनका अष्टक पूरा होता है। AlCl3 और BCl3 का अष्टक पूरा नहीं है। जलीय माध्यम में निम्न में से सबसे प्रबल नाभिक स्नेही, which of the following is strongest nucleophile amongst in aqueous solution? जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में इनमें से सबसे अच्छा नाभिक स्नेही कौन होगा? देखो जलीय माध्यम में जो जितना छोटा होगा उसका जल योजन ज्यादा हो जाएगा, बताया था। और जल योजन अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी
नाभिक स्नेहिता कम हो जाएगी। तो इनमें अगर अपन बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, F माइनस है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो F यहां आएगा, F यहां आएगा आपका O, है ना, और यहां आएगा आपका N, फिर यहां नीचे O के नीचे आएगा S। तो जब हम इस तरफ चल रहे हैं तो आकार कम हो रहा है, करेक्ट, साइज डिक्रीज होगी तो जल योजन ज्यादा होगा, अरे हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो नाभिक स्नेहिता कम हो जाएगी। तो इसका मतलब वो चूज करो जो सबसे बड़ा हो। भाई बाएं से दाएं चलने पर ये होता है इसका आकार छोटा है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर नाभिक स्नेहिता क्या होती है, बढ़ती है, नाभिक स्नेहिता बढ़ती है। SH सल्फर का साइज बड़ा है, जलीय माध्यम में ये एक अच्छा नाभिक नहीं होगा, SH माइनस एज कंपेयर टू F माइनस। क्लियर, समझ में आ गई बात क्या चल रहा है ना। हाँ, HS माइनस अच्छा नाभिक नहीं होगा एज कंपेयर टू F माइनस। तो जो छोटा होगा उसका जलीय माध्यम में जल योजन ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ जलीय माध्यम नहीं दिया हुआ होता तो फिर जो सबसे छोटा होता वो एक प्रबल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य नहीं करता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो देखो HCl एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि Cl के पास क्या है, Cl के पास रिक्त डी कक्षक है, Cl है ना, रिक्त डी कक्षक है। दूसरा SiF4 में भी रिक्त डी आता है, सिलिकॉन के पास रिक्त डी कक्षक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा। डबल बॉन्ड, देखो ये जो चीज है ये CCl2 पे लोन पेयर है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसका अष्टक अपूर्ण है। लोन पेयर नहीं देखना है, पहले अष्टक देखो, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन से कार्बिन बोलते हैं। लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो नाभिक्स नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। पाई बॉन्ड है ना, लूज बाउंडेड होता है, लूज बॉन्डेड होता है तो आराम से किसी को दिया जा सकता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले या बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल होती है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है। आगे भैया